अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को हैदराबाद के तुक्कुगुड़ा में लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक अजीमुशान जलसे आम से भी खिताब किया, जहां उन्होंने अवाम के सामने कांग्रेस के वादों और विजन को पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर सीनियर कायदीन ने भी इस मीटिंग में शिरकत की और खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज हम कांग्रेस पार्टी के मंशूर को लॉन्च करने आए हैं। तेलंगाना में हमने जो गारंटीज दी थी वो आवाम के दिल की आवाज़ थी। अब हम कौमी सतह पर भी यही काम कर रहे हैं। आज तेलंगाना के तमाम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों को पूरा कर रही है। लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में कांग्रेस ने जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराने, रिजर्वेशन की हद को 50% से ज़्यादा करने, किसानों को कम से कम इमदादी कीमत की कानूनी जमानत देने और इंतखाबी बॉन्ड्स, राफेल और दीगर बदनवानी जैसे मामलात की जांच कराने का वादा किया। ये मंशूर पार्टी के मुख्तलिफ नज़रियात को पेश करने में इसमें काफ़ी काम किया गया है। इसमें इक़्तिसादी इंसाफ, रियासती इंसाफ, दिफाई इंसाफ और माहौलियाती इंसाफ की बुनियाद पर इसे तैयार किया गया है। इस अजीमुशान जलसे को मुखातिब करना, मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरीके से लास्ट टाइम भी यही ऐसी मीटिंग हुई और कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई, जिसमें आप लोगों ने हमारा साथ दिया। और आज हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट के 17 सीट में 17 के 17 जिताकर देश में जो नफरत की सियासत है, जो नफरत बोई जा रही है, उसका समाप्त करने के लिए तेलंगाना के 17 सीट हम जिता के राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हम सब आगे आना चाहिए। भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी के दौर में नफरत के सिवाय, दुश्मनी के सिवाय, किसी मजहब के को गिराने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। और वही राहुल गांधी ने 4,500 किलोमीटर चलते हुए देश में नफरत को खत्म कर मोहब्बत के दुकानें खोलते हुए वो सब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं। మీరు సైనికులుగా నిలబడి కొట్లాడినప్పుడే పార్టీ నిలబడుతుంది। ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎంతమంది జైల్లో పెట్టినా మీ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి మీ ఊపిరినైనా వదిలిండ్రు గాని ఈ మువ్వన్నెల జెండా వదలలేదు। మీ శ్రమతోనే, మీ కష్టంతోనే, మీ త్యాగంతోనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఏర్పడ్డది। ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో సోనియమ్మ ఇచ్చిన సంక్షేమాలు 6 గ్యారెంటీలను ఇయాల మనం అమలు చేస్తున్నాం। సోదరులారా, ఇయాల మిత్రులారా, ఈ తెలంగాణ స్ఫూర్తితో, ఈ వైబ్రెంట్ తెలంగాణ నినాదంతో జాతీయ స్థాయిలో నరేంద్ర మోడీ గారు कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने सरकार कैसे चलाई थी। हजारों लोगों के उन्होंने फोन टैप किए और यहां की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज थी, टैक्स की एजेंसीज थी, पुलिस थी, उनका उन्होंने गलत उपयोग किया। हजारों लोगों का फोन टैप किया और सरकार बदलते ही सरकार का डेटा सरकार के कंप्यूटर नदी में फेंक दिए। मगर जो उन्होंने सरकार चलाई थी, डराकर, धमकाकर, एक्सटॉर्शन करके उन्होंने आपसे आपका धन छीना था। रात को फोन कॉल आता था, आपको धमकाया जाता था और आपसे पैसे, आपके पैसे छीने जाते थे, आपसे लूटे जाते थे।
రాత్రిపూట तेलंगाना में कार्रवाई शुरू है और सच्चाई आपके सामने है। చేస్తున్నాను जो यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया वो दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है। देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में नरेंद्र मोदी जी ने लोग बैठाए और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है। पैसा दो, धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप लिस्ट निकालिए और उसमें साफ दिखता है। एक दिन सीबीआई कंपनी को धमकाती है, उसी महीने वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ा देती है। हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है, उसी से 15-20 दिन पहले कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ाती है। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए। इन लोगों से नहीं डरते हैं। यहां पे हमने बीजेपी की बी टीम को हराया, आने वाले चुनाव में हम ए टीम को हराने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के सब लोगों की रक्षा करता है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े लोग हो, माइनॉरिटी। कांग्रेस पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ न्याय पत्र के नाम से इंतखाबी मंशूर जारी किया गया, जिसे पार्टी के अहम कायदीन की मौजूदगी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुनक़िदा एक जलसे आम के दौरान आवाम के सामने पेश किया गया। जलसे आम में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर सोनिया गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद अहम कायदीन मौजूद रहे। जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने कहा कि हर तरफ नाइंसाफ़ी के अंधेरे बढ़ चुके हैं, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और इंसाफ की रोशनी तलाश करेंगे। देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है जो ऐसा सोचता है? देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं।
कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया। कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा मैं, और एक अनोखी बात है, आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में क्या इन चीजों की, ये जो परिस्थितियां हैं आपके, ये जो संघर्ष हैं, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है? क्या मीडिया में दिखता है? क्या अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाख की आपको बीमा मिल रही थी स्वास्थ्य के लिए, कांग्रेस पार्टी दे रही थी, और आज 5 लाख हो गया है? क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं? क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं देश में, जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपने खुद देखा किस तरह से महलों में रह रहे हैं, उनकी शादियां किस तरह से होती हैं, और देश की जितनी भी संपत्ति है उनको सौंपी जाती है। उनके हजारों करोड़ के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं। किसान के 10,000 के लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है। ये परिस्थितियां हैं आज, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती। आप टीवी देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, सिर्फ होर्डिंग देखते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, क्योंकि सबसे भीषण जो प्रहार है आज वो आपकी जागरूकता पर हो रहा है, जनता की जागरूकता पर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए नारायण श्री गणेश को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए श्री गणेश के नाम का ऐलान किया। श्री गणेश गुज़िश्ता साल के अवाखिर में मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के टिकट पर कंटोनमेंट असेंबली हल्के से मुकाबला करते हुए 40,000 वोट हासिल किए थे और वो दूसरे नंबर पर थे। इस हल्के से बीआरएस उम्मीदवार लास्या नंदिता ने कामयाबी हासिल की थी। ताहम जारिया साल जनवरी में रुकन असेंबली लास्या नंदिता सड़क हादसे में फौत हो गई थी, जिसके बाद यह हल्का मखलुआ हो गया। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के साथ मखलुआ होने वाली कंटोनमेंट की नशिस्त पर 13 मई को ज़मीनी इंतखाब करवाने का शेड्यूल जारी किया है। ज़मीनी इंतखाब के शेड्यूल की जराई के एक हफ्ते के बाद श्री गणेश ने बीजेपी से मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिसके बाद उन्हें आज पार्टी टिकट भी दे दिया गया। बताया जाता है कि श्री गणेश इब्तिदा में कांग्रेस से वाबस्ता थे और वो कांग्रेस की सीनियर लीडर व साबिक वजीर जे गीता रेड्डी के करीबी हामी बताए गए। 2014 और 2018 के इंतखाबात में श्री गणेश कांग्रेस टिकट के लिए काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिस पर वो 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के टिकट पर मुकाबला किया था। हुक्मरान जमात कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की गलत पॉलिसियों और कमीशन हासिल करने के चक्कर में तेलंगाना रियासत दिवालियापन का शिकार हो गया। गांधी भवन में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जूपल्ली कृष्णा राव और पुन्नम प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौरे अजला और किसानों से मुलाकात को एक ड्रामा करार दिया। उन वज़रा ने चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासती हुकूमत पर की गई तनकीदों और इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसी को भी दबाने की कोशिश नहीं कर रही है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को अवाम ही दबा देंगी। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में महकमे आबपाशी के बीआरएस के 10 साला दौरे इख्तिदार में बर्बाद कर दिया गया। सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम ने बीआरएस को मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से बीआरएस पार्टी 104 अरकान असेंबली से 39 तक पहुंच गई है। उसमें से 25 अरकान असेंबली कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। 38,000 కోట్లతో 38,500 crores తో 16 లక్షల ఎకరాలకి ప్రాజెక్టు డిజైన్ అయ్యి అన్ని అనుమతులై పనులు మొదలై 5-6 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆనాటికి ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిండు. ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ఈ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలని ఆయనే డిమాండ్ చేసిండు. మరి కొన్ని రోజులైనాక ఏమనిపించిందో, దీంట్లో సరిపోని కమిషన్స్ రావు, అది కాక
అంబేద్కర్ పెట్టే ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు? ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఇది నాకు ఆనాడున్న చాలా పెద్ద మనిషి ఇరిగేషన్ లో ముఖ్యుడు చెప్పిన విషయం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు మార్చి ఈ కాళేశ్వరం 8 లక్షల కోట్ల రూపాయలు మళ్ళీ అప్పు చేసి నీవు గొప్ప మేధావి 80,000 పుస్తకాలు చదివినోడు గొప్ప తెలివితోడు ఉన్నాడు మరి ఇలా ఉల్టా పల్టా హామీలను మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. నువ్వు 10 సంవత్సరాల కింద మరి ధనిక రాష్ట్రం ఇన్ని అప్పులు ఇంత ఆదాయం వచ్చినా కూడా నీవిచ్చిన హామీలు ఎందుకు ఒక్కొక్కటి అమలు కాలేదు? మీకు అందరూ తెలుసు, రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు. 3 ఎకరాల భూములు మొదలు పెట్టుకుంటే ఇలా రకరకాల స్కీములు, ఆఖరి స్కీము దళిత బంధు. మరి ఇంత వచ్చినా కూడా ఉన్నా కూడా నీవెందుకు సంవత్సరాలు మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా మీ అత్తగారు లేనటువంటి కుదురుపాకలో మేము ఎక్కడ కూడా ఏమి ఇబ్బంది పెట్టాం. స్వేచ్ఛగా మీరు అటుపక్క నిలుచున్నారు, మేము ఇటుపక్క నిలుచుంటాం. ప్రజలు ఏ పక్షం నిలుచుంటారో ఒకసారి చూద్దామా అని అడుగుతా ఉన్నాం. కనీసం అత్తగారి ఊరు అయినటువంటి మిటిమారి ముంపు గ్రామాల ప్రజల్ని కూడా పరిష్కరించలేని అసమర్థులు మీరు. అందుకు సంబంధించి అనేక ఉద్యమాలు చేసినటువంటి పరిస్థితులల్లా పోలీసుల పహారంలో పోయినటువంటి మీరు ఇవాళ కూడా మీరు తిరగడానికి మేము స్వేచ్ఛ ఇస్తాను. మేము చెప్పిన ఎన్నడూ बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के उस दावे की शदीद मजम्मत की जिसमें उन्होंने कहा कि बीआरएस के 25 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में दीगर जमातों के अरकान असेंबली को पार्टी में शामिल न करने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस के दीगर वुज़रा दीगर जमातों के अरकान असेंबली को कांग्रेस में शामिल करने के दावे कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आया कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी कौमी सतह पर और रियासती सतह पर अलग अलग है। जहीराबाद लोकसभा हल्के के बीआरएस कायदीन के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव जैसे ही अजला के दौरे करते हुए मुतासरा किसानों से मुलाकात करना शुरू कर दिए। कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस गुजरा की नींदें हराम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्त पर पानी सरबराह न करने की वजह से लाखों एकड़ फसल तबाह हो गई है। गैर मौसमी बारिश की वजह से भी लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से मुतासरा किसानों को इमदाद नहीं दी गई। కనీసం చనిపోయిన రైతులను పరామర్శించడానికి కూడా సమయం దొరుకుతలేదు. మానవత్వం కోల్పోయి రైతుల్లో ఆత్మస్థైర్యం నింపుతలేరు. ఎండిపోయిన పంట పొలాలను ముఖ్యమంత్రి గాని మంత్రులు గాని ఒక్కరు కూడా చూసి నా పాపాన పోలేదు. వడగళ్ల వాన వల్ల నష్టం జరిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్కరు కూడా పోయి చూసినటువంటి పరిస్థితి లేదు. అంటే ఇలా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వంగా తయారైంది. కేసీఆర్ గారు వ్యవసాయం దండగా అన్నటువంటి గత ప్రభుత్వ నినాదాన్ని నానుడిని మార్చి వ్యవసాయాన్ని పండగగా మార్చి చూపించారు। बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक वजीर अरवली दयाकर राव ने कहा कि बीआरएस को टीआरएस में तब्दील करने के मसले पर पार्टी गौर कर रही है। ताहम इस सिलसिले में पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव ही कतई फैसला करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने से पार्टी को कोई फायदा नहीं है। टीआरएस के नाम पर पार्टी को दोबारा इख्तिदार हासिल हुआ था, लेकिन टीआरएस से बीआरएस में तब्दील होने के बाद पार्टी को इख्तिदार से महरूम होना पड़ा। पार्टी के नाम की तब्दीली से अवाम में भी मुखालिफत देखी जा रही है। बीआरएस के नाम से अवाम के दरमियान पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। इस खुसूस में पार्टी क़यादत को निचली सतह के कैडर ने भी नाम को तब्दील करते हुए दोबारा टीआरएस रखने की दरख्वास्त की थी। इस सिलसिले में पार्टी क़यादत तफसीली गौर खौज कर रही है। इस मौके पर साबिक वज़ीर ने आज फिर इस बात का अदा किया कि फ़ोन टैपिंग मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। నాయకులు పేరు మన దగ్గర నుంచి మనం మోసం చేసిన వాళ్ళు పోతారు, మనం నమ్మమని తెలుసు వాళ్ళకు. ఉన్నవాళ్ళు పటిష్టంగా ఉండండి. అంత పోయిపోయేంత నేర్పుంటారంటే పైరవకారులు పోతారు, పోలీస్ స్టేషన్లో ఎంఆర్ ఆఫీసులో పైరవ చేసిన పోతారు, బ్రోకర్లు పోతారు. అసలైన కార్యకర్త కూడా పోడనేది పూర్తి విశ్వాసం నాకు ఉన్నది.
నేను కార్యకర్తలను కాదు. बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये दोनों मिलकर तेलंगाना की आवाज़ को दबाने की साजिश कर रहे हैं और दोनों का मकसद तेलंगाना से बीआरएस को ख़त्म करने का है, लेकिन ये दोनों कभी भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। सिलसिला में किसानों के एक एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के साथ होने वाली किसी किस्म की नाइंसाफ़ी को बीआरएस बर्दाश्त नहीं करेगी। गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान इख्तिदार में रहने वाली बीआरएस हुकूमत वक्तन फ़ौक़तन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भी मोदी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के साथ साथ तेलंगाना के साथ जारी नाइंसाफ़ियों पर भी आवाज़ उठाई और हर वक्त मरकज़ पर दबाव डालते हुए तेलंगाना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत किसानों बिलखुसूस ज़राअत के शोबे को नज़रअंदाज कर रही है। किसानों की तरफ से बीआरएस पार्टी हर वक्त लड़ती रहेगी। ఇల్లొచ్చి కూర్చున్నారు. ఏం జరిగింది తర్వాత? ఏం జరిగింది అంటే మనం మొత్తం గోదావరి బేసిన్లో ఉంటాం. మన ప్రాంతం మన సిరిసిల్ల గాని కరీంనగర్ గాని మొత్తం గోదావరి బేసిన్లో ఉంటది. మీ అందరికి మొన్న చెప్పిన మళ్ళీ చెప్తున్నా. మన రాష్ట్రం ఎట్లుంటదంటే భౌగోళికంగా చూస్తే ఇట్లా గుడిసె లెక్క ఉంటది. మన రాష్ట్రము ఇట్లా గుడిసె లెక్క ఉంటది. ఈ గుడిసె దిక్కు ఒక కిందికేమో ఒక బందుకు కిందికెళ్ళి గోదావరి వారుతుంది, ఇంకో బందుకు కిందికెళ్ళి కృష్ణా నది వారుతుంది, మధ్యలో ఇట్లా మొత్తం తెలంగాణ భౌగోళికంగా ఉంటది. అయితే ఒక బందుకెళ్ళి ఏదైతే గోదావరి వారుతుందో 80 మీటర్లు 90 మీటర్ల కాడికి గోదావరి వారుతుంది. ఇటు కృష్ణనేమో 100 మట్టం మీదకెళ్ళి చూస్తారు. అందుకే ఎవరు ఎక్కడున్నారు అనేది. అందుకే ఇవాళ మాచారెడ్ల వాన పడితే ఆడ పలంచ మరి ఇక్కడ వాగు వంగితే పలంచ వాగు వంగితే ఆ నీళ్లు మానేర్లకు వస్తాయి, మానేర్లకెళ్ళి కిందికి వస్తాయి. అటు కుడెల్లి వంగినా దుబ్బాక దిక్కు ఆడికెళ్ళి కూడా నీళ్లు మానేర్లకే వస్తాయి. మీకు ఎరికే। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात में 400 सीटों के साथ मरकज में बीजेपी एक मरतबा फिर इख्तिदार में आएगी। पार्टी के यौम तासीस के मौके पर उन्होंने हैदराबाद में पार्टी दफ्तर में परचम लहराया और खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत में बीआरएस रोज़ बरोज़ ख़त्म होती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की कि वो अपने वादों को पूरा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। पार्टी ने जो वादे किए उन वादों को फरामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी का जवाल शुरू हो गया है। किशन रेड्डी ने यकीन का इजहार किया कि बीजेपी तेलंगाना में 10 से ज़्यादा लोकसभा हलकों पर कामयाब होगी। बीजेपी के सीनियर कायद व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में फ़ोन टैपिंग मामले में कांग्रेस पार्टी काफ़ी संजीदा है। उन्होंने आज इस मामले पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और फ़ोन टैपिंग मामले की सीबीआई तहकीकात करवाने की दरख्वास्त की। गवर्नर से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से फ़ोन टैपिंग मामला ज़ेर बहस है। बीआरएस हुकूमत ने अपोजिशन जमातों की सरगर्मियों पर नज़र रखने और बीआरएस के कायदीन पर भी नज़र रखने के लिए फ़ोन टैपिंग शुरू की थी। ये सिलसिला कई सालों से जारी है, लेकिन इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। बीआरएस रुकने काउंसिल कविता ने दिल्ली शराब मामले में सीबीआई की पूछताछ की मुखालिफत करते हुए अदालत से रुजू हुई हैं, जिस पर सीबीआई ने अदालत से ख्वाहिश की है कि उन्हें कविता के मुकदमे में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की मोहलत दी जाए। अदालत ने सीबीआई की ख्वाहिश पर 10 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने की इजाज़त दे दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत के दौरान सीबीआई के वकील ने कविता के वकील से दरियाफ्त किया कि वो किस रूल के मुताबिक पूछताछ पर रोक लगाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस लीडर मल्ला रेड्डी के फर्जंद महेंदर रेड्डी के शेड को मुनहदम कर दिया गया। मेडचल मलकाजगिरी बल्दी हुदूद में बल्दिया की जानिब से कार्रवाई अंजाम दी गई। बल्दी ओहदेदारों का कहना है कि शेड की तामीर की क़ब्ल-अज़ी इजाज़त नहीं ली गई थी। बताया जाता है कि मकामी कांग्रेस लीडर की शिकायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। हुज़ूराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जुमे की शब उस वक्त पेश आया जब रेत से लदी टिप्पर के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये टिप्पर लॉरी 2 व्हीलर पर गिर पड़ी। पुलिस ने बताया कि 17 साल जी विजय, उनकी बहन 15 साल वर्षा और 18 साल सिंधु बोरनापल्ली में होने वाली यात्रा में शिरकत के लिए गए थे। वो यात्रा से वापस हो रहे थे कि हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद टिप्पर लॉरी में फंस जाने के नतीजे में दम घुटने से मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने अर्थमोर की मदद से उनकी लाशों को निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए हुज़ूराबाद मुंतकिल किया। करीमनगर ज़िले के लड़के और श्रीलंका की लड़की शादी के बंधन में बंध गए। ज़िले करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाला के नरेंद्र लंदन में मुलाजिमत के लिए 2018 में रवाना हुआ था, जहां उसके दफ्तर में काम करने वाली
श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाली जानू शिखा से उसकी मुलाकात हुई, जो बादशाह मोहब्बत में तब्दील हो गई। उसने अपने अरकान ख़ानदान को शादी के लिए राज़ी कर लिया। इसी तरह करीमनगर में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी की तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने शिरकत करते हुए नवब्याहता जोड़े को आशीर्वाद दिया। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर पेश आए इनकाउंटर में 3 माओ नवाज हलाक हो गए। इनकाउंटर के मकाम से 3 बंदूकें, धमाकू अशिया को जब्त कर लिया गया। मुलुक जिले के करीगटू छत्तीसगढ़ के किनाकरी इलाके के हुदूद में इनकाउंटर उस वक्त पेश आया जब पुलिस और इंसदाद नक्सल फोर्स के अहदेदार तलाशी मुहिम में थे। छत्तीसगढ़ की पुलिस की एक टीम ने भी इसमें हिस्सा लिया। एनकाउंटर के बाद घने जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की गई। तेलंगाना के जिले जगतियाल के आरटीसी बस स्टैंड में चोरी की वारदात पेश आई। बाज अफराद ने खातून के बैग से 15 तोले के तलाई जेवर की चोरी कर ली। मिटपल्ली टाउन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, जिसकी शिनाख्त मंगा रानी के तौर पर की गई, अपनी बेटी के साथ बीरपुर इलाके में शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रही थी कि उसके बैग से 15 तोले के तलाई जेवर की चोरी कर ली गई। खातून ने जगतियाल पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना किया। बनियान के खुफिया जेबों में छुपाकर लाए गए देसी शराब गुड़म्बा को आदिलाबाद रेलवे पुलिस स्टेशन पर पुलिस ने जब्त कर लिया और इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। इस शख्स की शिनाख्त जिले आदिलाबाद के मनसिवरिया इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जी मानी के तौर पर की गई, जिसने देसी शराब को छुपाने के लिए अपनी बनियान में 54 जेब बनवाए थे, जिसकी मदद से वो पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से देसी शराब की स्मगलिंग करता था। तेलंगाना का आदिलाबाद जिला महाराष्ट्र से मुतसिल है। पुलिस ने इसके पास से 48 छोटी बोतलें जब्त की। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रिश्वत तलब और कबूल करते हुए माधापुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और स्टेशन राइटर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साईनगर से ताल्लुक़ रखने वाले लक्ष्मण नामी शख्स ने मकान की तामीर शुरू की। इस दौरान सुधा नामी खातून ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत की कि वो शख्स उसकी अराजी पर मकान तामीर कर रहा है। सब इंस्पेक्टर ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और सब इंस्पेक्टर रंजीत ने लक्ष्मण को पुलिस स्टेशन तलब किया। इस मामले में 1 लाख रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत तलब की गई। लक्ष्मण ने सवाल किया कि वो अपनी अराजी पर मकान तामीर करवा रहा है तो वो रकम क्यों दे। इल्ज़ाम है कि सब इंस्पेक्टर ने रकम ना देने पर उसकी बेटी और दामाद के खिलाफ केस बुक करने का इंतबाह दिया था। लक्ष्मण ने 20,000 रुपये देने का वादा किया और एसीबी को शिकायत कर दी। गुज़िश्ता 2 दिनों से एसीबी के हुक्म नज़र रखे हुए थे। आज जब लक्ष्मण रकम दे रहा था, पुलिस अहदेदारों को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में हफ्ते की सुबह आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये आतिशज़दगी स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रीट मिल में पेश आया, जहां मरम्मत का काम चल रहा था। बताया जाता है कि मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक चिंगारी निकली, जिसने आग पकड़ ली। इसके बाद धुआं इधर उधर फैलने लगा। प्लांट के मजदूरों का कहना है कि गैस लीक हुई थी, हालांकि इंतजामिया ने गैस रसाव की खबर से इनकार किया। प्लांट में आग लगने के बाद सभी मजदूर बाहर आ गए। हालांकि एक अफसर ने जानकारी दी है कि इस वाक़े में 14 था 15 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों पर तल्ख हमला करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में लगी है, वहीं अपोजिशन इख्तिदार पाने के लिए तड़प रहा है। मोदी ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस आज के हिंदुस्तान की तवक्कुआत और उम्मीदों से कट चुकी है और उसके इंतखाबी मंशूर पर 1947 की मुस्लिम लीग और बाएं महाज की सोच हावी है। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल में किसानों और समाज के दीगर तबकात के मफाद को पूरा करने और उनकी परेशानी को कम करने के लिए काम किया है और इसका तजुर्बा मुल्क में सभी लोग कर रहे हैं। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, मात्र आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस बची है, उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय
कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।